अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सानिया। आई होप कि आप सब ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो नावल है इन आलियास मोहब्बत की शाम। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल स्टोरीज़ विद सानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी नावल आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दिल ही दिल में वो अपने यहाँ आने के फैसले पर पछताई और दिल में मसमम इरादा किया कि आइंदा यहाँ नहीं आएगी। बताइए फिर कैसी क़यामत चीज़ है सारा जो उनके सोफ़े पर बैठी थी। फामा की तरफ देखते ही अपनी माँ को इशारा किया। फामा तो बार बार हैरान और मुतवज्जा हो रही थी। उन माँ बेटी की गुफ्तगू से ये वो सारा तो नहीं थी जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ होती है। उसी सारा का अंदाज़ गुफ्तगू अजीब सा लगा। हाँ भाई, जैसा सुना वैसा ही पाया। जाओ सारा कुछ किचन से चाय पानी का बंदोबस्त करवाओ। आज चांद हमारे घर में उतरा है, इसी की शायान खिदमत होनी चाहिए। अपनी काली मेकअप में डूबी आंखों से उन्होंने फामा को देखते ही कहा, नहीं आंटी प्लीज़, बस आपसे मिलना था। अब मैं चलूँगी। सारा प्लीज़ मुझे वापस छोड़ाओ, मैं फिर किसी दिन ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी। फामा अपनी जगह से उठते हुए जल्दी से बोली, अरे कैसे जाओगी? किचन में बटलर को देखो। अरे बैठो ना मेरी जान, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, उन्होंने सारा को घूरते लाड से फामा को कहा। मजबूरन फामा को बैठना पड़ा। उनकी अजीब सी अंदर तक कबती नज़रों से उससे बेहद उलझन हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही एक मुलाजिम ट्राली धकेलता आ गया। इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें देखकर फ़ेमा शर्मिंदा हो गई। उनकी इतना तकल्लुफ़ करने पर, आंटी इतनी सारी चीज़ें क्यों बना लिया? अरे तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लेना, जूस पियो, शिद्दत की गर्मी है। फ़ेमा ने उनकी बात पर हैरत से उन्हें देखा कि एसी में ठंडी गर्मी का रोना रो रही है। गर्मी तो गरीबों के लिए होती है, अमीरों को एसी की ठंडक में गर्मी का क्या पता। एक मरतबा फिर उसी ने अल्लाह से शिकवा किया। जूस पीते ही उसे सर भारी लगा। आंटी मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। इसी ने बेमुश्किल अपने घूमते सर को थामा। ओहो आओ, मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलती हूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, शायद गर्मी से चक्कर आ गया है। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ते हुए बोली। ड्राइंग रूम से निकलकर बहुत सा बड़ा हाल था। वहाँ से निकलकर एक लंबी सी राहदारी आती है जहाँ आमने सामने बहुत से कमरे थे। वो उसे लिए कमरे में आई और जल्दी से बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही वो होश व खर्च से बेगाना हो गई। अरे आज आप दोनों ने बहुत देर लगाई। जैसे ही सलेमान साहब ने घर में दाखिल हुए, कुलसुम बेगम की मसरूफ़ आवाज़ किचन से आई। उनकी बात के जवाब में उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो भी खामोश महसूस करके बाहर आई तो सलेमान साहब को सहन में मूड़े पर सर झुकाए बैठे देखा। क्या हुआ है? ये फमा कहाँ है? उन्होंने परेशानी से उनसे पूछा। मैं 2 घंटे से उनकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। फिर उसके डिपार्टमेंट जाकर उसकी क्लास फेलो से पूछा। कुछ तो अनजान और एक दो ने बताया कि उसे 12 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर जाते देखा। किसके साथ ये वो नहीं जानते थे। इंतहाई परेशान और मायूस कन अंदाज में उन्होंने बताया। कुलसुम बेगम तो दिल पर हाथ रख कर रो रही थी। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। ये कैसे हो सकता है मेरी फामा? वो धाड़े मार कर रोते हुए बोली। पागल हो, यूँ तो पुलिस को खबर तो कुछ का कुछ अफसाना बन जाता है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मेरा सब ने मुझे मना किया, लड़की ज़ात को यूनिवर्सिटी में मत भेजो, मगर मुझे अंधा यकीन था कि मेरी बेटी कभी मेरी आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। वो तो धूल डालकर चली गई। अरे हमारे सरों पर, हमारी इज़्ज़त पर, और दोनों रो रहे थे। अब दोनों उसी फिक्र में थे कि लोगों को क्या कहेंगे। उनकी ज़बानें बंद हैं। अब दोबारा उसका जिक्र मत करना, समझो हम तुम ही बे औलाद हैं। अगर फ़र्ज़ करो उसी ने अगवा भी किया है तो, किसी ने उसे अगवा भी किया है तो कब वो वापस आएगी? हम नहीं जानते कौन उसे ले गया है, हम ये भी नहीं जानते। और क्या वापस अगर वो आई तो ये मुआशरा उसे कबूल करेगा? दुआ करो वो मर जाए मगर वापस ना आए किसी दिल से। कुलसुम बेगम सलेमान साहब की बातें सुन रही थी। बस वो ही जानती थी माँ कैसे अपनी ज़िंदा औलाद को मुर्दा समझे। मरे पर तो सब्र आ जाता है मगर ज़िंदा पर सब्र नहीं आता। अमीर जितने मर्जी गुनाह कर ले, उनके लिए मुआशरा हमेशा खुले दिल का मुजाहरा करता है। ज़मीन तंग गरीबों के लिए ही होती है। वो ये बात आज अच्छी तरह जान चुकी थी। उन्हें अब बेटी से ज़्यादा मुआशरे की बातों का गम सता रहा था। हाँ भाई, इसी केस में कितना काम है सर? मुस्तफ़ा कुछ देर ही उसी के ऑफिस पहुंचते थे। जी सर, मैंने उनके घर चेक कर लिए हैं। कल रात में उसी तरह वहां जाऊंगा जिसकी मैंने आपसे परमिशन ली थी। हम ठीक है, मगर याद रखना ज़रा सी भूल चूक ना हो, उन्हें शक हो, वरना तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे। बहुत से अंडरवर्ल्ड के बंदे हैं उनके साथ जिन पर हम हाथ डाल सकते हैं। अगर
تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو میں بھی تمہیں ان سے نہیں چھڑا سکتا۔ آپ کو شک ہے میری ٹیم پر، صلاحیتوں پر؟ اسی نے انہی سے سوال کر ڈالا۔ مجھے تم پر یقین ہے تبھی کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ خیر اللہ کامیاب کرے گا۔ میرے بیسٹ وشز اور ہر حد تک جانے کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ ایون تمہارے اللیگل حملوں کو لیگل کروانا میرا ہی کام ہے۔ تھینک یو سر، بس آپ کی سپورٹ ہی سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ ہم جلدی ہی اپنے مشن پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیلو، ہاں سیفی کیا حال ہے؟ وہ جو گھر میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا اگلے مشن سے متعلق کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا، سفیان کی کال آنے پر موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ یار کل کا کیا سین ہے؟ پھر سفیان نے ذرا سے استفسار کیا، جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اسی کی ٹیم کا حصہ تھا۔ اسی نے اپنی الگ سی سیکرٹری سروس کو ایک ٹیم تشکیل ہوئی تھی جس میں 20 بندے تھے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔